हेलो फ्रेंड्स, गुड इवनिंग एवरीबॉडी। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल SHT मास्टर माइंड में आप सभी का स्वागत है। तो चलिए फ्रेंड्स, आज इस वीडियो में हम कराने वाले हैं क्लास 8 का हिस्ट्री। क्या है ये? हिस्ट्री है और ये क्लास 8 का है और चैप्टर नंबर 5 है जिसका नाम है जब जनता बगावत करती है। यहाँ हम जो कराएंगे वन शॉट नोट्स कराएंगे जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होंगे, जो कि आपको एनी भी कोई भी एग्जाम होता है उस एग्जाम में आपको क्वेश्चन पूछे जाते हैं। और मोस्ट इंपॉर्टेंट बात है कि 1857 की जो क्रांति है इससे रिलेटेड बहुत सारे क्वेश्चन भी आते हैं। तो इस वीडियो में हम पूरा कवर करेंगे, तो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा। और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। तो चलिए यहाँ से वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले बिंदु हम लेते हैं कि ईस्ट इंडिया कंपनी क्या है। कि ईस्ट इंडिया कंपनी नीति की जनता, राजाओं, रानियों, किसानों, जमींदारों, आदिवासी सिपाही सब तरह से अवसर पड़े हैं। ये मुख्य बिंदु है। जो नीति करवाई जनता के हित में नहीं होती थी उसे भावनाओं को ठेस पहुँचाते थे लोग और उसे विरोध भी करते थे। अगला पॉइंट है कि 18वीं सदी के मध्य में ही राजाओं और नवाबों की ताकत छीनने लगी थी और उनके सत्ता सम्मान दोनों छीनने लगे थे। अब 18वीं सदी जैसे ही आया उस समय जितने भी राजा थे और नवाब की जो ताकत थी, सभी जो मुगल जो थे ये सभी उनका ताकत छीन लिए। बहुत सारे राज दरबारों में रेजिडेंसी तनाव कर दिया गया। माहौल जो था एकदम तनाव का, झगड़ा का। स्थानीय शासकों को स्वतंत्रता घटती जा रही थी और इसे सेनाओं को भंग कर दिया जाता था। जो सेना में बहाल थे उन्हें भंग करने की अनुमति थी। मतलब ऐसा वह साजिश रचा जाता था। उनके राजस्व बोले तो उनकी भूमि वसूल के अधिकार इलाके एक एक करके छीनते जा रहे थे। जो भूमि था उस भूमि को उन्होंने छीन लिया, उस पर अपना अधिकार कर लिया। झांसी की रानी लक्ष्मीबाई चाहती थी कि कंपनी उनके पति की मृत्यु के बाद उनके गोद लिए हुए बेटे का राजा मान लें। अब वो लक्ष्मीबाई चाहती थी कि जो ये कंपनी जो है उनकी जो लक्ष्मीबाई जो है उनकी पति अगर मर जाता है तो उसका जो राज सिंहासन है वो किसके बन जाए, यानी लक्ष्मीबाई की, रानी लक्ष्मीबाई की जो बेटा है जो गोद लिया है वो राजा बने। अगला है कि पेशवा राजादित्य के द्वितीय पुत्र नाना साहब की कंपनी आग्रह किया और उनके पिता जो कि पेंशन मिलती थी वह मृत्यु के बाद उन्हें मिलने लगी। अब ये जो पेशवा जो बाजीराव द्वितीय था उनका दत्तक पुत्र था जो गोद लिया। जो कंपनी के आग्रह किया कि उनके पिता की पेंशन जो मिलती थी अब वो पेंशन उसको न मिलकर उनको अब मृत्यु के बाद उन्हें मिलेगी, मतलब उसके बेटा को मिलेगा। अवध रियासत अंग्रेजों के कब्जे में जाने वाली आखिरी रियासत में से थी। अवध के अंग्रेजों ने 1856 में अपने कब्जे में ले लिया। 1856 आया तो अवध का जितने भी राज्य था, जमीन था, वहाँ का शासन के जितने भी इलाका था ये अंग्रेजों ने अपने अधीन कर लिया, कब्जा कर लिया। गवर्नर जनरल डलहौजी ने ऐलान कर दिया कि रियासत का शासन ठीक से नहीं चल रहा है, इसलिए शासन का दुरुपयोग करने के लिए ब्रिटिश प्रभुत्व जारी रही है। कंपनी ने मुगलों के शासन को पूरी तरह से खत्म करने के लिए कंपनी द्वारा जारी सिक्के के नाम पर मुगल बादशाह का नाम हटा दिया। जो उस पर मुगल बादशाह का जो सिक्का पर उसका फोटो था उस कंपनी ने क्या कहता है, मुगल शासक के पूरी तरह से खत्म कर देता है। बहादुर शाह जफर अंतिम मुगल बादशाह था। ये जो बहादुर शाह जफर जो था ये अंतिम मुगल बादशाह था और शक्तिशाली भी था। अगला है कि गांव में किसान और जमींदार भारी भरकम लगान और कर वसूली खर्च तौर तरीके से परेशान थे। अब किसान जो थे गांव के बहुत परेशान थे कि जमींदार बहुत ज़्यादा पैसा भी वसूलता है, ज़मीन को दखल लिया लेता है। ऐसे बहुत सारे लोग महाजन के लिए कर्ज नहीं लौटा पाते थे। कर्ज तो ले लेता था, फिर देने के लिए उसके पास पैसे नहीं होते थे कि वह कर्ज फिर से लौटा पाए। भारतीय सिपाही जो कि कंपनी में काम करते थे वे अपने वेतन, भर्तों और सेवा शर्तें कारण परेशान थे। अब सेवा जो काम कर रहा है सिपाही वो भी परेशान था कि ये कंपनी हमसे तो काम करवा रही है लेकिन उसके बदले पैसा सही से नहीं दे रही है, उससे भी परेशान था। नए नियम सैनिकों को धार्मिक भावनाओं और आस्थाओं को ठेस पहुंचाते थे। भारतीय समाज में सुधार के लिए अंग्रेजों ने सती प्रथा को रोकने और विधवा विवाह को बढ़ावा देने के लिए कानून बनाया। अब ये भारतीय समाज तो सुधार किया। अंग्रेज ने क्या किया, जो सती प्रथा चल रही थी उसको रोक लगाया क्योंकि ये प्रथा बहुत गलत है और विधवा जो हो गई है उसको फिर से विवाह करने का अधिकार दे दिया गया। 1930 के बाद कंपनी ने ईसाई मिशनरियों ने खुलकर काम करने और जमीन संपत्ति जुटाने को छूट दे दिया गया। 1850 में एक नया कानून बनाया गया जिसमें ईसाई धर्म अपनाने की छूट दी गई। अब एक ऐसा कानून बना दिया गया जिसमें अगर कोई व्यक्ति अगर ईसाई धर्म बनाना चाहता है, जुड़ना चाहता है तो उसे जुड़ सकता है, अपना सकता है। इसमें प्रावधान था कि अगर कोई भारतीय व्यक्ति ईसाई धर्म अपनाता है तो पुरखों की संपत्ति पर उसका अधिकार पहले जैसा ही रहेगा। अब एक ऐसा नियम बना दिया और ऐसा उसे लालच दे दिया गया कि कोई अगर ईसाई धर्म अपनाता है तो उसे बहुत तरह का छूट मिलेगा और उसके जो संपत्ति अधिकार है उस पर कोई तरह का किंतु परंतु नहीं होगा, उसका ही अधिकार रहेगा। उसके बाद आता है कि जब सिपाही इकट्ठा होकर अपने सैनिक अफसरों का हुक्म मानने से इनकार कर देते तो उसे सैनिक का विद्रोहन कहते हैं। अब पूछे जाके सैनिक विद्रोहन क्या होता है, तो सैनिक विद्रोहन उसे कहते हैं जब
जब सिपाही इकट्ठा होकर अपने सैनिक अफसरों का हुकूमत मानने से इनकार कर दिया। जैसे कोई सैनिक है, उसके ऊपर एक मेन ऑफिसर है और वो कोई गलत इशारा दे या कोई भी ऐसा करे, उसको हम काम करने से मना कर दे, इसी को हम क्या कहते हैं, सैनिक विद्रोह कहते हैं। मई 1857 को शुरू हुई सैनिक विद्रोह ने भारत के कंपनी का अस्तित्व खतरे में पड़ गया था। सैनिक विद्रोह की शुरुआत मेरठ से हुआ। आपसे पूछा जाएगा कि सैनिक विद्रोह की शुरुआत कहाँ से हुआ था, तो सैनिक विद्रोह का शुरुआत जो हुआ था ये मेरठ से हुआ था। ये मेरठ कहाँ पड़ता है, मेरठ पड़ता है यूपी यानी कि उत्तर प्रदेश पड़ता है। ठीक है, अगला है कि 29 मार्च 1857 को युवा सिपाही मंगल पांडे को बैरकपुर ने अपने अफसरों पर हमला करने के आरोप में फांसी पर लटका दिया। और ये मंगल जो पांडे था 29 मार्च 1857 को, ये सिपाही थे मंगल पांडे, और इसको ना अफसरों पर हमला करने का आरोप लगा दिया गया। ये तो मारा तो नहीं था, लेकिन इन्हें आरोप लगा दिया, इनको झूठी आरोप लगाकर और इन्हें फांसी पर लटका देता है, क्योंकि उस समय अंग्रेजों का शासन था और अंग्रेज जो चाहता ही था थोड़ा सा भी कुछ करे और उसे दंडित करता था, सजा देता था। तो यहाँ से मोस्ट इंपोर्टेंट जितने भी टॉपिक थे मोस्ट इंपोर्टेंट थे, सभी नोट कर लीजिएगा। अब आता है यहाँ से प्रश्न उत्तर आता है, VVI क्वेश्चन क्या है कि झांसी की रानी लक्ष्मीबाई की अंग्रेजों से ऐसी क्या मांग थी जिसे अंग्रेजों ने ठुकरा दिया। मतलब झांसी की रानी जो थी लक्ष्मीबाई, अंग्रेज से ये क्या मांग रखी जिसे अंग्रेज ने ठुकरा दिया, उसे स्वीकार नहीं किया। तो देखिए बहुत सा ये सिंपल क्वेश्चन था कि झांसी की रानी लक्ष्मीबाई जो थी वो अंग्रेजों से मांग रखी कि इसके पिता के जगह पर इसके बेटे जो थे गोद लिया था उस लड़का वहाँ का राजपाल बनेगा, राजा बनेगा, यही चाहती थी। झांसी की रानी लक्ष्मी रानी की पति की मृत्यु के पश्चात वह चाहती थी कि अंग्रेज उनके गोद लिए बेटे को राज्य का वैध अधिकारी मान ले, परंतु अंग्रेज ने इसे ठुकरा दिया। अंग्रेज ने एक नियम बनाया था जिसे डायरेक्टिव ऑफ लैम्प के नाम से जाना जाता है। इस नियम के अनुसार जिस भारतीय राजा का मृत्यु बिना किसी उत्तराधिकारी छोड़े हो जाती है, अंग्रेज उस राज्य को अंग्रेजी हुकूमत से मिला लेते हैं। ऐसे उन्होंने भारतीय राजाओं को हड़पने के लिए कहा था। अब देखिए बहुत अच्छा यहाँ पे स्टोरी को समझने वाली बात है कि ये राजपाज जो था रानी की जो लक्ष्मीबाई थी, उनके शासनकाल में उनके पति जो था उनका सभी राज उन्हें रखा था, लेकिन उनके राज्य में वो जो राजा बने थे उनका कोई उत्तराधिकारी नहीं था। अगर उनका उत्तराधिकारी किसी को बना दिया जाता तो अंग्रेज उस पर शासन नहीं करता, लेकिन अंग्रेज ये देखता था कि कोई राज्य है, अगर कोई उसका उत्तराधिकारी नहीं है तो वो क्या करता है, उस राज्य को दखलिया लेता है, यानी कि अपनी हुकूमत में मिला लेता है। और ये लक्ष्मीबाई चाहती थी कि ये जो अधिकार जो है उसके बेटे को मिल जाए, लेकिन ऐसा वो अंग्रेज नहीं करता है, उसे छीन लेता है। अगला क्वेश्चन है कि ईसाई धर्म अपनाने वाले के हितों की रक्षा के लिए अंग्रेज ने क्या कहा। अब ईसाई धर्म अपनाएगा तो इसके रक्षा के लिए अंग्रेज ने तो कुछ तो बात सोची। तो ये सोचा कि ऐसे भारतीय जिन्होंने ईसाई धर्म अपना लिया हो उन्हें पूर्वजों की संपत्ति प्राप्त करने का अधिकार दिया जाता था। ऐसा उन्होंने भारत के ईसाईकरणों को बढ़ावा देने के लिए किया जाता था, क्योंकि उस समय हिंदू इस शब्द था ना, तो उसको धर्म को दूसरे धर्म में कन्वर्ट करने के लिए लालच, एक तरह का लालच होता था, जिससे लोग सब जल्दी उसमें घुल मिल भी जाते थे और वो धर्म परिवर्तन भी कर लेते थे। अगला है कि सिपाहियों को नए कारतूसों पर क्यों एतराज़ था। नए कारतूस जो कि राइफल होता है उनको एतराज़ था। क्या एतराज़ था, तो अंग्रेजी हुकूमत के समय बंदूक में करतूत लगाने के लिए सिपाहियों को करतूत के ऊपरी लगी खोल को पहले हटाना पड़ता था। ऐसी खबर थी कि कारतूस पर गाय और सुगर की चर्बी का इस्तेमाल किया जाता है। गाय और सुगर जो होता है, गाय और सुगर का जो चर्बी होता है, मांस होता है ना, उसका प्रयोग होता था उसको बनाने के लिए, जैसे कि चमड़ा नहीं होता है लेदर, उसी तरह से उसका जो चर्बी है उसका प्रयोग किया जाता है। ऐसी चीज़ों में हिंदू और मुस्लिम सिपाहियों को धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुंचती थी। अब मान लेते कि शुगर जो है, मुसलमानों में शुगर निषेध है लेकिन गाय खाता है, हिंदू में सब कुछ निषेध है, गाय शुगर बकरी कुछ भी नहीं है। तो इससे क्या होता है कि धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुंचती है, जिसे सुनकर सिपाही भड़क गए और उन्हें इस मामले से इनकार कर दिया कि भाई हम राइफल नहीं चलाएंगे, हम सिपाही में नहीं रहेंगे। बहुत सारे सैनिक आंदोलन कर दिए। अगला था कि अंतिम मुगल बादशाह ने अपने आखिरी साल किस तरह बिताया। अंतिम जो मुगल शाह था उसको जाना था, लेकिन वो जाते समय वो अपनी आखिरी जो समय था वो किस तरह से बिताता है। अंतिम मुगल बादशाह अब्बास शाह जफर सिपाही विद्रोह के समय बंदी बनकर वर्मा में म्यांमार की राजधानी रंगून की जेल में भेज दिया गया। अब ये अंतिम मुगल जो बादशाह था इसको क्या करता है, बहादुर शाह जफर को सिपाही विद्रोह के समय, सिपाही जो विद्रोह हो रहा था उसी समय इनको बंदी बना लिया जाता है और बर्मा में की राजधानी रंगून जेल में भेज देता है। वहाँ उन्हें अपने जीवन के अंतिम दिन बिताने पड़े। ये दिन उनके जीवन के बहुत ही कष्टदायी रहे। इस जेल में रहते 1862 में उनकी मृत्यु हो गई। वो जेल में थे भाई, सब दिन तो एक जैसा किसी का स्वास्थ्य तो नहीं होता है ना, तो उनका एक दिन क्या होता है 1862 में उनकी जेल में ही मृत्यु हो जाता है। तो याद रखना है कि अंतिम मुगल बादशाह कौन थे, बहादुर शाह जफर।
अगला क्वेश्चन आपके सामने ये आ गया, वीवीआई क्वेश्चन है, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, वीवीआई के अंदर में इसको रख लीजिएगा, ठीक है। कहता है कि मई 1857 से पहले भारत में पहली स्थिति से लेकर अंग्रेज शासकों को आत्मविश्वास के क्या कारण थे। आत्मविश्वास था, इसका कारण क्या था। तो मई 1857 से पहले अंग्रेज को भारत के सभी शिष्टों से लेकर आत्मविश्वास काफ़ी बढ़ा हुआ था, जिसके निम्न कारण थे। बहुत सारे कारण थे। पहला कारण था कि अंग्रेजों की सोच थी कि भारतीय सैनिक उनके विश्वसनीय हैं। अब अंग्रेज को ऐसा लगने लगा था कि भारत का जो सैनिक है वह विश्वास के लायक है। उन्हीं के बल पर उन्होंने भारत की इतनी बड़ी ब्रिटिश साम्राज्य खड़ा कर लिया, और भारत का ही सैनिक है। अब सैनिक के पास क्या है, पावर तो है, लेकिन उसके पावर पहले क्या है, सरकार है। अगर सरकार उस सैनिक को हुकूमत देती है, पूरी छूट देती है, तभी वो सैनिक कुछ कर पाएगा। अगर सैनिक बना दिया जाए और सीधे कह दिया जाए कि तुमको कुछ करना ही नहीं है, सिर्फ बंदूक लेके खाना है, तुमको मार दे तो भी सहना है, तो इससे अधिक आदमी क्या करेगा, वो कठपुतली बन जाएगा। उसी तरह से ये अंग्रेज तो आया भारत में, लेकिन भारत का जो सैनिक था उस पर विश्वास था, और उसे कुछ लालच दिया और अपने अंदर में ले लिया। अंदर में लेने का भारत को सैनिकों को अपने साथ मिलाकर, और फिर वो जो काम किया भारत का सैनिक करना शुरू कर दिया। भारतीय सिपाही ने बहुत लड़ाई जीत कर अंग्रेजों की झोली में दी। अब भाई अंग्रेज उससे बहुत काम करवाता था भारत के ही विरुद्ध, कि ये कर दो वो कर दो, और करवाता, और बहुत कुछ जीतता भी था। उन्हें भारतीय सिपाहियों पर पूरा यकीन था। वे ये भी जानते थे कि कई स्थान जमींदार और राजा उनके शासन समर्थन करते थे। अब भारत के कुछ राजा थे, शासन करते थे, जमींदार थे, उससे भी यह झगड़ा करवाता, और यह भारत के सैनिकों की सहयोग करता, और सहयोग कर फिर वह राजपाट छीन लेता। अंग्रेज भी बहुत शर्तीर था भाई। अगली क्वेश्चन है कि बहादुर शाह जफर द्वारा विद्रोहियों को समर्थन देने से जनता और राज्य परिवार का क्या असर पड़ा। बहादुर शाह जफर द्वारा विद्रोही का समर्थन देने से जनता और राज्य परिवार का निम्न असर पड़े। क्या क्या प्रभाव पड़ते हैं, तो बहुत तरह का प्रभाव पड़ते हैं। पहला है कि बहादुर शाह जफर द्वारा विद्रोही सैनिक के समर्थन देने आम जनता उत्साहित हो गई। भाई आम जनता जो थे उसको समर्थन करने लगे, किसका, बहादुर शाह जफर को। अब भाई उनके बारे में तो जानता नहीं, पहले तो कोई शासन करने आएगा तो पहले तो घुल मिल कर रहता है, प्यार से बात करता है, फिर जैसे से घुलता है चाकू घोंकता है। उसी तरह से बहादुर शाह जफर जो था, विद्रोह सैनिक को समर्थन देने के आम जनता भी उत्साहित हो गई। उन्हें अब लगने लगा कि अब अंग्रेजी सत्ता उखाड़ फेंका जा सकता है। अंग्रेजी की नीतियों की राजवाड़े के परेशान थे। राजा ने अपनी नीतियों की कई भारतीय राजाओं के राज्य का हड़प लिया था, जिसमें अवध प्रमुख था, और झांसी को भी उसे समस्या का सामना करना पड़ा था। और अवध को तो उसने अपने राज्य में मिला ही लिया था। अब जो झांसी था उसको बारी था उसकी समस्या को करने का। अगला कि बहादुर शाह जफर के समर्थन के खराब और राजा परिवार की खुशी हर लड़ दौड़ पड़ी। उन्हें लगने लगा कि अब ब्रिटिश शासक खत्म हो जाएगी और उन्हें राजा वापस मिल जाएगा। अवध की बागी भूभामियों को समर्पण कराने के लिए अंग्रेजों ने क्या किया। अब ये अवध की जो बागी भूस्वामी थे, यानी कि भूमि बोलेंगे, क्षेत्र बोलेंगे, तो वह समर्पण करवाने के लिए अंग्रेज ने क्या किया था। तो अवध में बागी भूस्वामित्व और समर्पण करवाने के लिए अंग्रेजों ने निम्न कार्य किए। अंग्रेज ने बहुत सारे कार्य किया। पहला कार्य क्या किया उसने ने, तो अंग्रेजों ने घोषणा की कि जो भूस्वामी ब्रिटिश राज्य के प्रति स्वामी भक्त बने रहेंगे, उन्हें अपने ज़मीन पर पारंपरिक अधिकार का उपयोग करने का स्वतंत्रता बनी रहेगी। मतलब उसने अपने को जो ज़मीन है उस पर वो जो करना चाहेगा वो करेगा, उसको पूरी आज़ादी है। अंग्रेजों ने कई भूस्वामी राजाओं और नवाबों पर मुकदमे चलाए और अंतिम में फांसी दे दी गई। अब ये जो अंग्रेज ने कहा कि जितने भी भूस्वामी राजा थे, नवाब थे, अब सबको क्या किया, मुकदमा चलाता है, झूठ मूठ केस में फंसा देता है और उसे फांसी की सज़ा दे देता है। ऐसी कठोर नियम बनाए हुए था। जिन भूस्वामी ने विद्रोह किया था, यदि उन्हें किसी गोरे लोगों की हत्या नहीं की थी और आत्मसमर्पण करना चाहते थे, तो उन्हें सुरक्षा की गारंटी दी जाएगी और उनकी ज़मीन पर उनके दावे और अधिकार का विरोध नहीं किया जाएगा। अब सरकार ऐसा भी चाल चलने लगा कि जितने भी भूस्वामी हैं, विद्रोह किया है, अगर उन्होंने गोरे लोगों की हत्या नहीं की थी और आत्मसमर्पण करना चाहते हो तो सुरक्षा की गारंटी दी जाएगी। मतलब अगर तुम चाहते हो कि हत्या नहीं किए हैं और अपना आत्मसमर्पण मुझे सौंप रहे हो कि मुझे क्षमा कर दीजिए, तो हम तुम्हें गारंटी देते हैं और उनके ज़मीन पर उन्हें दावे और अधिकार का विरोध नहीं किया जाएगा। ये अंग्रेज सब उसे समझाते हैं, बताते हैं, फिर भी हाल उसका वही रहता है। अब आता है कि 1857 बगावत के फलस्वरूप अंग्रेजों ने अपनी नीति किस तरह से बदल दी। अब देखो अंग्रेज ने क्या किया, पहले तो कुछ वादे किए और फिर बाद में ये अपना नीति को बदल देते हैं। कैसे, तो 1857 की बगावत के फलस्वरूप अंग्रेजों ने अपनी नीति किस तरह से बदली। तो शासकों को उनके क्षेत्र में शासन करने का अधिकार को सुनिश्चित कर दिया कि हाँ, तुम यहाँ तक तुम्हारा राज चलेगा, तो इतना तक काम कर सकेगो या इतना क्षेत्र तुम्हारा है। उत्तराधिकारी के रूप में गोद लिए गए पुत्र को मान्यता दी गई। कहे कि चलो जो तुम अपना उत्तराधिकारी बनाने के लिए जो गोद लिए तुम पुत्र लिए हो, चलो हम उसको भी अधिकार देते हैं, वो तुम्हारा उत्तराधिकारी बनेगा, राज संभालेगा, ये तरह का बात करेगा। ब्रिटिश सेना भारतीय सेना को अनुपात में कम कर दिया गया और ब्रिटिश सिपाहियों के अनुपात को बढ़ा दिया गया। सेना में गोरखा, सिख एवं पठानों की संख्या बढ़ाया गया।
मुसलमानों को संदेह और शत्रु के दृष्टि से देखा गया। अब मुसलमानों को संदेह हो गया और शत्रु के दृष्टि से देखा जाने लगा। ये कौन? अंग्रेजों लोग ऐसा दिखने लगा। अंग्रेज अब भारतीय रिवाज, धर्म, परंपरा और सामाजिक प्रथाओं को सम्मान देने लगे। जमींदार और भूस्वामी उनके ज़मीन पर अधिकार कर और सुरक्षित बनाया गया। इस तरह का जो शासन था उन्होंने इस तरह से शासन क्या करता है 1857 की बगात में करता है। अब हम बात कर लेते हैं 1857 की और झांसी की रानी लक्ष्मीबाई। तो कह रहा है कि झांसी की रानी लक्ष्मीबाई के बारे में और पता लगाइए और पुनः अपने समस्या को विवेचन कीजिए। तो इसमें और अपनी जानकारी है आप कर सकते हैं। इसके पहले भी आप बताए हैं आपको पहले वाले भाग में, आप उसको भी देखकर आप उसका बता सकते हैं। अब आता है कि 1857 की सैनिक विद्रोह तत्कालीन कारण क्या थे। इसका जो तत्कालीन कारण क्या थे, ताइपिन विद्रोह क्या है। अच्छा, इसका आंसर जो है छूट गया, इसमें तो लिख नहीं सकते, पूरा होगा उसका अगला भाग में हम करा देंगे, ठीक है। अगला है कि ताइपिंग विद्रोह क्या है। 1857 में दक्षिण चीन में एक विशाल जन विद्रोह हुआ। क्या हुआ? 1857 में दक्षिणी चीन में एक विशाल जन विद्रोह हुआ जिसे ताइपिंग विद्रोह के नाम दिया गया। यह विद्रोह होंग जीकुआंग नेतृत्व में हजारों मेहनतकश गरीब लोगों ने परम शांति और स्वर्गीय समाज की स्थापना के लिए लड़ाई लड़ी थी। अगर मान लेते हैं कि अगर अभी भी जैसे कि आप उदयपुर देखिएगा ना फिल्म, उदयपुर क्या है उसका ट्रेलर, उदयपुर है फाइल, यार आपका रूह कांप जाएगा। जो हिंदुओं के साथ इतना संघार हुआ था वही चीज़ बता रहा है कि गरीबों लोगों ने परम शांति स्वर्गीय के लिए अपना साम्राज्य स्थापन में लड़ाई लड़ा। और हमें भी अगर ऐसा मौका मिले तो हमें भी अपना जान की बाजी लगा देना चाहिए और अपने समाज की, अपने देश की सुरक्षा के लिए जान भी देना पड़े तो दे देंगे, लेकिन लड़ेंगे जरूर। अगला है कि होंग जीकुआंगा कौन था और वो किस बात के खिलाफ था। मतलब होंग जीकुआंगा ये था कौन और वो किस बात के खिलाफ था। तो होंग जीकुआंगा एक चीनी नागरिक था। क्या था? चीनी बोले तो चीन का नागरिक था, जिसे धर्मांतरण करके ईसाई धर्म अपना लिया था। मतलब वो था पहले कौन सा धर्म था पता नहीं, लेकिन उसको धर्म परिवर्तन करा दिया गया और धर्म परिवर्तन कराकर उसे ईसाई धर्म बना दिया गया। वह कन्फ्यूशियसवाद और बौद्ध आदि परंपरागत चीनी धर्मों के खिलाफ था। वो जो था कम्युनिस्टवाद और बौद्ध जो धर्म होता है वह परंपरागत चीनी धर्मों के वो खिलाफ बन गया। जब उसे ईसाई धर्म में आया तो वह उसके खिलाफ क्या हो गया, एकदम धर्म खिलाफ उगलने लगा। तो इस तरह के जितने भी अच्छा और क्वेश्चन है, हमें लगा कि खत्म हो गया। अगला है कि टाइपिंग विद्रोह में किसे साम्राज्य की स्थापना करना चाहते थे। तो टाइपिंग विद्रोह में एक ऐसे समाज की स्थापना करना चाहते थे जहां ईसाई धर्म को माना जाएगा और वहां किसी भी पास निजी संपत्ति नहीं होगी। ये थोड़े भाई निजी संपत्ति क्यों नहीं होगी। तो ये चाहता था कि किसी का अपना पर्सनल जमीन नहीं हो, सब जमीन मेरा हो। यहाँ सामाजिक वर्ग और स्त्री पुरुष के बीच कोई भेद नहीं होगा। जहाँ हकीम, तंबाकू, शराब के सेवन, जुए, वेश्यावृत्ति और गुलामी पर पाबंदी होगी। अब यहाँ पे न कोई शराब पिएगा, न तंबाकू खाएगा, न वेश्या करेगा और किसी के गुलामी ने इस सब पर रोक लगा दिया गया। टाइपिंग विद्रोह में दबाने के लिए किंग साम्राज्य के बादशाह की मदद कहाँ की सेनाओं ने की थी। चीन में तैनात अंग्रेजों और फ्रांसीसी सेनाओं की मदद की थी। किसने किया था? चीन में तैनात अंग्रेज और फ्रांसीसी सेनाओं की मदद किया था। अगला है कि 1857 के बाद इतिहास का नया चरण शुरू हुआ। अब पहले वाली नीति के सारे अंग्रेजी शासक नहीं चल सकते, उन्हें बदलाव की आवश्यकता थी। इस कथन की पुष्टि के लिए 5 बिंदु लिखिए। अथवा 1857 के बाद ब्रिटिश के भारत में क्या क्या बदलाव आए ये बताना है। तो ये भी VVI क्वेश्चन है और ऊपर वाले भी VVI क्वेश्चन, दोनों VVI क्वेश्चन है। चलिए 5 बिंदु बताना है, ध्यान से देखिएगा। कहते हैं 1800 के बाद इतिहास का नया चरण शुरू हुआ और अंग्रेज शासक ने पहले शासन प्रणाली को निम्नलिखित बदलाव किए। अब क्या करता है अंग्रेजी शासन, अब इसमें 1857 की क्रांति के बाद कुछ बदलाव करता है, कुछ नियम नए नियम लगाते हैं। पहला नियम क्या था? पहला नियम था कि अंग्रेज सरकार भारत के शासन की जिम्मेदारी सीधे अपने हाथ में ले लिया। कहा कि भाई अब जितने भी कामकाज होंगे कोई नहीं करेगा, अब हम करेंगे। ब्रिटिश संसद ने ईस्ट इंडिया कंपनी के सारे अधिकार ब्रिटिश साम्राज्य के हाथ में सौंप दिया गया। और ये ईस्ट इंडिया कंपनी जो था ये भी तो भाई दूसरे देश का था। अब इसके बाद ये क्या किया, ब्रिटिश साम्राज्य था, ये जितना ईस्ट इंडिया कंपनी के बाद जो अधिकार था सभी क्या करता है, ये ब्रिटिश साम्राज्य को दे देता है। दूसरा कि देश के सभी शासक को भरोसा दिया गया कि भविष्य में कभी उन्हें भूज क्षेत्र पर कब्जा नहीं किया जाएगा। अब देखिए ये कितना चाल चलता है। अंग्रेज लोग जो था ना भारत में कितना पब्लिक को बुर्बक बनाया। ये क्या कहा, भरोसा दिया कि हम आएंगे सत्ता में तो तुम लोग का ज़मीन को माफ़ कर देंगे, ज़मीन पर कब्जा नहीं रहेगा, हम ये कर देंगे वो कर देंगे। भारतीय शासकों को ब्रिटिश के शासन के अधीन शासन चलाने की छूट दे दी। कहा कि चलो भाई जब हो तो दो। अब एग्जाम्पल में देख लो, जैसे कि अभी कांग्रेस सरकार है, राहुल गांधी जी हैं,
अब राहुल गांधी जी कहते हैं कि हम आएंगे तो ये कर देंगे, ये आपको लालच देते हैं, ये झूठी दिलासा देते हैं, जैसे ही सत्ता में आएंगे और ये क्या करेंगे, हर चीज़ हड़प लेंगे। तो ये इनका मानसिकता है और ये रिलेटिव भी है। उसी तरह से अंग्रेज भी चलाया। भारतीय सेना में भारतीय सिपाहियों का अनुपात कम करने और यूरोपीय सिपाहियों की संख्या बढ़ाने का फैसला किया। देखिए कितना चालाक प्रवृत्ति के हुआ। सबसे पहले तो कब्जा कहा कि हम कब्जा नहीं करेंगे, कहा कि भारतीय शासन को ब्रिटिश शासन का अधीन का चलाने की छूट मिलेगा। अब दूसरा बार में क्या किया कि भारत की जो सेना में भर्ती था उस सेना को कम कर दिया कि नहीं, अब भारत की सेना हमको नहीं चाहिए। और वो क्या किया, यूरोप से सेना को बढ़ाने लगा। मुसलमानों की ज़मीन और संपत्ति बड़े पैमाने पर जब्त किए गए और ये मुसलमान के जितने भी ज़मीन थे ये सब क्या करने लगा, अंग्रेज सब, यूरोपियन सब इसमें कब्जा करने लगा। अंग्रेज ने फैसला किया कि वो भारत के लोगों को धर्म और सामाजिक रीति रिवाज का सम्मान करेंगे। अब देखिए अंग्रेज ने फिर कहता है कि हम फैसला करते हैं, हम जिम्मेवारी लेते हैं कि भारत के संस्कृति रीति रिवाज को हमेशा सम्मान करेंगे। भूस्वामी और जमींदार की रक्षा करने तथा जमीन पर उनके अधिकार का स्वामी देने का नीति बनाई गई और इस तरह के 5 जो सेवाएं थी उन्होंने शुरू किया। तो फ्रेंड्स यहाँ से जितने भी हम टॉपिक कराए हैं सभी टॉपिक मोस्ट इम्पोर्टेंट हैं, जो कि आपको या आप क्लास में पढ़ते हैं उसके लिए भी इम्पोर्टेंट है। और जो व्यक्ति अगर हमारे चैनल पर नए जुड़े हुए हैं तो यहाँ से भी आपका जो कि आपका कोई भी एनी भी एग्ज़ाम होता है, एग्जाम में भी आपके क्वेश्चन पूछे जाते हैं। 1857 की क्रांति हो, ईसाई कमिश्नरी हो, झांसी की रानी लक्ष्मीबाई हो, इनसे ये क्वेश्चन पूछेगा। और ये इसके ऊपर वाले ये सब जो भाग हम कराए ना ये तो और मोस्ट इंपॉर्टेंट है। डलहौजी का गवर्नर, 18वीं सदी, ये सभी ईस्ट इंडिया कंपनी। तो इस सबको आप क्या करना है, वीडियो को एक बार नहीं 2 बार इसको बार बार देखिएगा और इसमें से एक नोट्स तैयार कीजिएगा जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट है, आपको यानी भी कोई भी एग्जाम के लिए बहुत ही हेल्पफुल होने वाला है। तो प्यारे बच्चों हमारी वीडियो कैसी लगी प्लीज़ कमेंट करके जरूर बताइएगा। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को एक बार लाइक शेयर कमेंट जरूर कर दीजिएगा। अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। फिर मिलेंगे न्यू वीडियो में नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।